तो मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और ऐसी कोई भी चीज जो सोसाइटी से रिलेटेड या उसके आसपास भी टच करते हुए जाए उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही एक बहुत जरूरी मुद्दा है स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा या आवारा कुत्तों का मुद्दा। आवारा कुत्तों से हर कोई परेशान है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर में कुत्तों को खिलाते हैं, डॉग बाइट्स होते रहते हैं, कुत्ते काटते रहते हैं, सीनियर सिटीजन परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, महिलाएं परेशान रहते हैं, दिव्यांग भी उससे परेशान हुआ करते हैं। और ऐसे ही एक केस दिल्ली का हमारे सामने आया हुआ है। पूरी इंडिया के लिए, पूरी भारत के लिए एग्जेम्पलरी ये केस है कि कैसे इस मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी कॉग्निजेंस ली, उसको संज्ञान में लिया और उस मैटर को लेते हुए सुओ मोटो उस पर डिसीजन मेकिंग किया हुआ है। तो जब ये मैटर रिपोर्टेबल है तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री के लिए, पूरा देश के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को एंड रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट मशीनरी को एक्शन लेने की जरूरत पड़नी चाहिए। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है। अगर ऐसे ही डॉग बाइट्स के केसेस होते रहे, वहां के लोग इससे अफेक्टेड होते रहे, वहां के लोग परेशान होते रहे और फिर भी डॉग्स के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए और उस पर अगर गवर्नमेंट कुछ करे नहीं तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है हाउसिंग सोसाइटीज के मैनेजिंग कमेटी के लिए, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए भी। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे ध्यान में रखा, उसके हिसाब से डायरेक्टिव्स, ऑर्डर्स, गाइडलाइंस पास किया है जिसको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसलिए आज हमारा टॉपिक ये है राइट टू लिव, स्ट्रे डॉग वर्सेस ह्यूमन। जीने का अधिकार पहले आवारों कुत्तों का होगा या इंसान का होगा। सारे जितने भी लिविंग बींग्स है सबकी जीने की अधिकार बराबर है, मगर प्रायोरिटी कहीं पे तो सेट करनी पड़ेगी। अगर आवारा कुत्तों की वजह से आपका चलना फिरना, उठना बैठना, मूवमेंट करना और जीना मुश्किल हो जाए तो फिर गवर्नमेंट एंड कोर्ट को वहां पे एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है। और आज इसीलिए हमारे सामने ऐसी जजमेंट आ गई है जो पूरी इंडिया के लिए एग्जेम्पलरी है। और सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सबको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी बड़ी ग्रेव मैटर को, इतना मैटर ऑफ सो कंसर्न को उन्होंने लिया अपने से और उस पर जजमेंट इम्पार्ट किया हुआ है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये 11 अगस्त को आया हुआ है। हालांकि कुछ प्रोटेस्ट की वजह से और कुछ ऐसी एक्टिविटीज की वजह से उसमें से थोड़ा सा अमेंडमेंट भी हुआ और ये 11 अगस्त के जजमेंट के बाद, उसमें अमेंडमेंट के बाद 22 अगस्त में थोड़ा सा उसमें चेंजेस भी की। क्या चेंजेस की गई वो भी हम देखेंगे और एक्चुअल जो जजमेंट है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन हम उसको बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसको बोला जाएगा जहां पे कोर्ट के पास में अनलिमिटेड पावर्स रहता है, हाई कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में किसी एक मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द जनरल पब्लिक और इन द पब्लिक इंटरेस्ट को वो खुद से ले सकती है और लोअर कोर्ट से अपने पास लेके उस पर जजमेंट पास कर सकती है लोगों के भलाई के लिए, पब्लिक एट लार्ज। बहुत सारी लोगों की इसमें भलाई होगी, एक बड़ी मास की उसमें भलाई होगी। तो इस मैटर को भी ऐसे ही लिया गया है और दिस मैटर वाज हर्ड बाय जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस J माधवन। और इस केस में यूनियन ऑफ, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एमिकस क्यूरी जो था मिस्टर गौरव अग्रवाल एमिकस
वो होता है जो कोर्ट का हेल्प कर देता है, जो जिसके पास में कोई एक्सपर्टाइज होता है, जिसको कोर्ट ही अपॉइंट कर लेता है और किसी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर में कोर्ट को अच्छी एक्सपर्टाइज वो दे सकता है, कोर्ट को हेल्प कर लेता है। तो यहाँ पे मिस्टर गौरव अग्रवाल वाज दी एमिकस एंड द सोलिसिटर जनरल यहाँ पे थे गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता अपियरिंग फॉर दी एनसीआर दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के लिए। और इस मैटर को फिर सुना गया और इस मैटर को सुओ मोटो रिट पिटीशन की तरह लिया गया। जनरली क्या होता है कि जो एग्रीव्ड रहता है, ठीक है, वादी प्रतिवादी एक पिटीशन के थ्रू से जाते हैं, एक पिटीशन डालता है, दूसरा उसको डिफेंड करता है। इस केस में मैटर इतना ग्रेव था, मैटर इतना इंपॉर्टेंट था, मैटर इतना जरूरी था, इतना इमीडिएट था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मैटर को सुओ मोटो पिटीशन में कन्वर्ट किया। दिस इज 5 of 2025, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि क्या क्या हुआ। अब 2024 में इन्होंने मार्क किया, यहां पे एक डेटा उनके पास है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के PIB का डेटा है, जिसके हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में देयर आर ऑलमोस्ट 37,15,713 केसेस, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसमें भी सिर्फ दिल्ली के अंदर 25,201 केसेस है और सिर्फ जनवरी 2025 में ही 3,196 केसेस हैं, 3196 केसेस हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसी से पता चलता है कि ये मैटर कितना बड़ा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिट पिटीशन में कन्वर्ट किया, सुओ मोटो रिट पिटीशन में ही खुद अपना संज्ञान लेते हुए किसी एक मैटर को पिटीशन में कन्वर्ट करके उस पर हियरिंग देना। ये डेटा क्या बोलता है कि डॉग बाइट्स जो है ऑलमोस्ट कम होने के बजाय 2023 में भी एक अमेंडमेंट आया हुआ था डॉग्स के लिए, ठीक है। और उस अमेंडमेंट का क्या नाम था, 2023 के हिसाब से ये जो अमेंडमेंट था, ठीक है, 2000 पहले तो 1960 में था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, उसके ऊपर फिर 2001 में आया एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स, फिर उसके बाद 2023 में जो ये आया हुआ है इसके हिसाब से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 था। अब इसके हिसाब से बर्थ कंट्रोल रूल्स है, आपका तो बर्थ का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल होने के बजाय उल्टा क्या हुआ, डॉग्स की जो तादाद है वो इंक्रीज हो गई, स्टेरिलाइज होने के बाद भी, इम्यूनाइज होने के बाद भी, ठीक है, ये उनकी तादाद बढ़ती गई, ऑलमोस्ट दुगुना हो गई, जिसको कोर्ट ने माना। और उसके हिसाब से रीजन इज इंक्रीज स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों की जो नंबर्स है वो बढ़ती गई। इसके हिसाब से जो सफरिंग एंड पेन टू द एल्डर्स है, बुजुर्ग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं या दिव्यांगजन जो हैं, और जो खास करके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, ये इनसे सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे और सबसे ज्यादा नाकाम रहे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो पेन है 24 घंटे में लोगों की डेथ भी उसमें से होने लगी और ये तादाद इतनी बढ़ती गई, ऑलमोस्ट दुगुना हो गई। इसके वजह से सिर्फ डेथ और इंजुरी ही नहीं, जो डर के वजह से भी जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों के भौंकने की वजह से जो ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, उसके वजह से भी लोगों के एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, डेथ भी हो रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे मार्क किया, जिसकी वजह से स्ट्रे डॉग्स के इश्यू के वजह से इनके बर्थ कंट्रोल होना तो दूर की बात है, उल्टा इनकी तादाद दुगुना बढ़ गई, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली का मैटर को अपने हाथ में लेते हुए ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे डायरेक्टिव्स पास किए जो पूरे देश के लिए लागू हो जाएंगे। और ये जो जजमेंट आया 11 अगस्त को आया, उसमें से फिर से थोड़ा अमेंडमेंट होते हुए 22 अगस्त 2025 को किया गया। प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रे डॉग ऑन द स्ट्रीट्स एंड द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है।
डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो आदमियों का है, जो पर्सन्स का है, लोगों का है, आम एक जनता का है, आम नागरिक का है। कुत्तों के, आवारा कुत्तों के पब्लिक प्लेसेस में होने के वजह से, रास्ते पे होने के वजह से लोगों का, आम नागरिकों का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। किसके अंडर में? आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) के हिसाब से और आर्टिकल 21 के हिसाब से। 19(1)(21) क्या बोलता है कि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स फॉर द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी, हर एक इंसान का जीने का अधिकार और उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वाधीनता। जब कुत्ते ही आपके चारों तरफ रहेंगे, कुत्ते ही आपको काटते रहेंगे, कुत्ते के वजह से आप अपने घर से नहीं निकल पा रहे हो, सोसाइटी से निकल पा रहे हो, सोसाइटी के अंदर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, या रोड पे मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, या डर का माहौल हमेशा रहता है, तो आपकी स्वाधीनता भी नहीं रहेगी और आपकी लाइफ को, आपके जीवन को हमेशा डर लगा रहेगा। तो इसीलिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हैम्पर हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्क किया, नोट किया और उसे हाईलाइट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद चलते हैं 19(1)(d) के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के, बिना किसी बाधा के आपका मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया में, देश के अंदर कहीं भी हो सकता है। मगर अगर आप किसी एक स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में भी जा रहे हो, दूसरे यूनियन टेरिटरी में जा रहे हो और वहां भी कुत्तों की समस्या है, एक सोसाइटी में भी कुत्ता है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप जा रहे हो, हर जगह में अगर आपको आवारा कुत्ते मिल रहे हैं और डर का माहौल क्रिएट बराबर वैसे ही रह रहा है जहां पे आप अपने पेरेंट्स टाउन में थे और कहीं और जा रहे हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेट भी चेंज कर रहे हो तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपका फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री और इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अफेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों आर्टिकल्स को, आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे हाईलाइट करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001, ये जो है इसको रिपील कर दिया गया। उससे पहले जो हमारे पास क्या था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल 1960 का ये जो एक्ट है, और फिर 2001 का ये डॉग कंट्रोल रूल आया, और इसको रिपील करने के बाद, इसे निरस्त करने के बाद नया रूल आया 2023 में, जो कि बर्थ कंट्रोल रूल है। बर्थ कंट्रोल हुआ नहीं, ठीक है। उसके वजह क्या हुआ, अब इस बर्थ कंट्रोल रूल के हिसाब से 2023 के इस 2001 के रूल को रिपील करके 2023 में जो नया कानून लाया गया, नया रूल्स लाए गए, अब उसके हिसाब से वो क्या बोलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी से निकाला, उसके हिसाब से लोकल अथॉरिटी वुड प्रोवाइड मैन पावर। लोकल अथॉरिटी का मतलब है म्युनिसिपैलिटी, नगर परिषद, या जहां जहां पे जिस लेवल में, या वार्ड ऑफिस, जहां पे जिस हायरार्की में लोकल अथॉरिटी हो सकता है। अब उनका काम वहां पे क्या बोला गया है कि ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में कि लोकल अथॉरिटी वुड प्रोवाइड मैन पावर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। मतलब बेसिकली वो लोग स्टेरिलाइज कर रहे हैं, मगर उन कुत्तों के लाके वहीं पे छोड़ दे रहे हैं और वही कुत्ते काट भी रहे हैं, दौड़ा भी रहे हैं, ठीक है, लोगों को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है, सिटीजन्स की जान भी जा रही है। ये सिर्फ रोड पे नहीं हो रहा है, ये हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर भी हो रहा है, बड़ी तादाद में ये पब्लिक प्लेसेस में भी हो रहा है। एंड दिस इज नॉट इन वन डिस्ट्रिक्ट, दिस इज ऑल ओवर इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। अब इसके हिसाब से
ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप करो ही, आपके पास सफिशिएंट मैन पावर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और आप कंट्रोल करने के आप क्या कर रहे हो, पहले आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, फिर उसके बाद स्ट्रे डॉग्स को पकड़ रहे हो, पकड़ने के बाद स्टेरिलाइज कर रहे हो और रिलीज कर रहे हो, जहां से आपने लिया था वहीं जाके आप छोड़ दे रहे हो। ठीक है, ये आपका एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के हिसाब से। अब रूल 16(6) इसका क्या कहता है कि इफ द डॉग हैज बिटन समबडी, अगर किसी कुत्ते ने किसी को काट दिया है, आवारा कुत्ते ने किसी आवारा कुत्ते ने काट दिया है, उसको पकड़ लेना है, उसको अब्सॉर्ब करना है। ठीक है, इफ फाउंड टू हैव नो रेबीज बट सम अदर डिजीज, जरूरी नहीं कि उसको रेबीज ही हो, कोई दूसरा डिजीज भी हो सकता है, तो उसको पकड़ के शेल्टर होम, ठीक है, डॉग शेल्टर में उसको रखना है, उसे इम्यूनाइज करना है, उसे स्टेरिलाइज करना है, और उसकी डिजीज को क्योर करने के बाद 10 दिन का ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको, अगर वो फ्यूरियस नेचर का नहीं है, हिंस्र नेचर का नहीं है, ठीक है, तो उसको ही हैज टू बी हैंडेड ओवर टू दी, किसको, AWO, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंस्र नेचर का है तो उसे हैंड ओवर करना है, अगर 10 दिन के बाद क्योर कर दिया, स्टेरिलाइज कर दिया, इम्यूनाइज कर दिया, उसको लाके वहीं छोड़ देना है जहां से आपने उठाया था। और AWO क्या करेगा, हु शैल क्योर द डिजीज एंड रिलीज द डॉग आफ्टर 10 days ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो बहुत खराब हालत में है, जो डिजीज हालत में है, जो इंज्योर्ड हालत में है, या ऐसी कोई और सर्कमस्टांसेस है, तो AWO को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। या फ्यूरियस है, ठीक है, हिंसात्मक मतलब हिंसा काइंड का उसकी एक्टिविटी है, तो उसको AWO को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और उसको क्योर करने के बाद 10 दिन ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो उसे छोड़ देंगे। तो ये हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक ये भी प्रोविजन उसके अंदर है, मगर क्या इसके वजह से बात तो वही हो गई, स्टेरिलाइज करने के बाद और इम्यूनाइज करने के बाद आपने फिर से उसे पब्लिक प्लेस में छोड़ दिया, और ये कैसा पता चलेगा कि वो काटेगा नहीं किसी को, है ना। तो ये मैटर तो वही कंटिन्यू होता रहा। फिर उसके बाद अब इसके वजह यहाँ पे हमने ये भी देखा कि उसे स्टेरिलाइज करने के बाद तो फिर तो पॉपुलेशन कम होना चाहिए डॉग की, स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन कम होने के बजाय उल्टा वो बढ़ती जा रही थी, लगभग 2 गुना के आसपास वो पहुंच गई थी। तो 2023 के इस रूल्स की वजह से बर्थ कंट्रोल हुआ कैसे, कहाँ हुआ वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का भी संज्ञान लिया। फिर रूल 15 को हम देखेंगे। रूल 15 क्या कहता है, इट टेल्स अबाउट दी यूथानेसिया ऑफ ओनली इनक्यूरेबली इल एंड मोर्टली वुंडेड डॉग्स। ऐसा बहुत आहत हो गए होंगे जिसके वजह से उनकी डेथ होने के मैक्सिमम चांसेस है, या ऐसी कोई बीमारी है जो उनका ठीक ही नहीं होगा, इतना पीड़ा से वो छटपटा रहे हैं कि उससे अच्छा है उनकी मौत हो जाए। तो ऐसा भी प्रोविजन है रूल 15 में कि उनको मरने के लिए भी किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है अगर ऐसी पीड़ा में वो है और वो नॉन क्यूरेबल है। रूल 16(6) हमने देख लिया क्या प्रोविजन है। अगर वो डिजीज है 10 दिन के बाद लाके आप क्योर करके ऑब्जर्वेशन करके फिर आप छोड़ रहे हो, या ज्यादा अगर क्रिटिकल है, ज्यादा अगर वो एग्रेसिव है, ठीक है, तो उस केस में आप AWO को, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को आप हैंड ओवर कर रहे हो। और ऐसी कंडीशन है तो जो जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है तो वहां पे आप उसे मार भी सकते हो, ठीक है। रूल्स मे हैव बीन फ्रेम्ड विद प्रिजम्पशन नो प्रोजेनी एंड पॉपुलेशन डिसअपियर्ड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना था, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की। रूल तो शायद इसीलिए बनाया गया था कि उनको स्टेरिलाइज किया जाए, उनको इम्यूनाइज किया जाए, उनको डीवॉर्म किया जाए, ताकि जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए। मगर
रिकॉर्ड देख के, डाटा देखने के बाद ये तो नहीं पता चल रहा है कि वो कम हुआ, तो ये प्रिजम्पशन या ये जो एक्ट, ये जो रूल्स जो लाया गया था, इसका इफेक्टिवनेस कैसे हुआ और वो रूल आज उसकी मीनिंग क्या रह जाती है, इसकी संज्ञान लेने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की। तो इसका कोई असर बेसिकली हुआ नहीं। इसका मतलब जो डॉग्स की, स्ट्रे डॉग्स की जो संख्या कम होनी चाहिए थी या स्टेबल हो जानी चाहिए थी, वो कम या स्टेबल होने की जगह उल्टा वो बढ़ गया। रिलीजिंग डॉग इन द पब्लिक प्लेसेस इज द वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार किसके, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, 19(1)(d) एंड 21, मतलब राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स। तो ये दोनों जो मौलिक अधिकार है इंसान के, पब्लिक के, सिटीजन्स के, ये दोनों ही हैम्पर हो रहे हैं। इसका मतलब ये 2023 में जो रूल्स बने थे, जहां पे चाहे आप जल्दी छोड़ रहे हो स्टेरिलाइज करके या 10 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद छोड़ रहे हो, दोनों ही कंडीशन में सेम जगह में छोड़ने की वजह से कुत्ता काट रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स काट रहे हैं, आवारा कुत्ता काट रहे हैं, उनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स 19(1)(d) और आर्टिकल 21 हैम्पर हो रही है। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इसमें वायलेट हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको गारंटी की हुई है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। अब 2001 का जो रूल था, ठीक है, उसके हिसाब से जो डॉग्स की, जो स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन थी, वो तो कंट्रोल हुई नहीं, जिसके वजह से 2023 का रूल लाया गया था। अब 2001 से भी कंट्रोल नहीं हुआ और 2023 से भी कंट्रोल नहीं हुआ। इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में क्या प्रावधान है, वहां क्या किया जाता है। विकसित देशों में जनरली किसी रोड के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते नहीं मिलते हैं। ये सारे जो भी हैं, ये इंडिया में है, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हो, हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हो, पब्लिक प्लेस में हो, या आपके गेट के बाहर हो, या आपकी बिल्डिंग के नीचे हो, आपकी बिल्डिंग के बाहर हो, ठीक है, या आपके ऑफिस के बाहर हो। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, हमारे देश में हो रही है, मगर विकसित देश में ऐसा शायद ही हो रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में नो स्ट्रे डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने मार्क किया, इसे हाईलाइट करने की कोशिश की। अब 2023 में जो रूल बना, इट डज नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, अटैक ऑन द ह्यूमन। लोगों के ऊपर जो ये हमला हो रहा है, खास करके औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सीनियर सिटीजन्स के ऊपर और विकलांगों के ऊपर, बेसिकली जो वीक है किसी न किसी तरीके से फिजिकली या मेंटली, उनके ऊपर ये हमला हो रहा है, जो बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को एड्रेस करने का कोई प्रावधान नहीं है 2023 के रूल के अंदर। और उसको छोड़ के ये पब्लिक न्यूइसेंस भी है। आवारा कुत्ते जो पब्लिक में घूम रहे हैं और आवारा कुत्ते जो सोसाइटी के अंदर घूम रहे हैं, सोसाइटी भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे फ्रीली लोग अपने मूवमेंट कर रहे हैं, उनके वजह से डर का माहौल क्रिएट हो रहा है। आवारा कुत्तों की वजह से गेट के बाहर जाना, बिल्डिंग के नीचे आना, मूवमेंट करना या फ्री टाइम में खेलना या कहीं पे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये दोनों जो इश्यूज है, अटैक ऑन द ह्यूमन, इंसान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और पब्लिक में जो न्यूइसेंस जो क्रिएट हो रहा है, ये दोनों ही चीज को 2023 का ये रूल एड्रेस नहीं करता है, जो कि ऑलरेडी 2001 के रूल को रिपील करने के बाद 2023 में बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, 2023 में एक ये AWBI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये 2023 का जो डिसीजन है, वहां पे क्या हेल्ड किया है, अब उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कोट किया हुआ है। अब ये जो था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसमें बैठी हुई थी, ठीक है, जहां पे कोई ग्रेव मैटर रहता है या पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर रहता है या लोगों के अच्छाई के लिए रहता है,
वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब एक से ज्यादा जज या जस्टिस वहां पे बैठ सकते हैं। इस केस में भी 2023 में ऐसे बैठे थे। इसमें क्या मार्क किया गया, इसमें क्या निकल के आया, देयर इज नो प्रेजेंस रिगार्डिंग देयर इज नो प्रेसिडेंस रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनिमल। अब पहले ये हम डिसाइड कर लें कि फंडामेंटल राइट्स पहले आदमी का, इंसान का है कि पहले जानवर का है। जानवर को भी जीने का अधिकार है, मगर जानवर की जीने के वजह से क्या आदमी के फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चन कर सकते हैं या उसके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर सकते हैं क्या? और ऐसा कोई भी 2023 के इस जजमेंट से या उस फाइंडिंग से ऐसा कहीं निकल के नहीं आया कि देयर इज अ प्रेसिडेंस रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एनिमल्स। तो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, ये सब तो आदमियों के लिए वहां पे कि इक्वली जीने का अधिकार है, फ्रीली मूवमेंट का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लिबर्टी है, ठीक है। तो वो सब तो आदमियों के लिए। जानवर के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बताया गया है। वहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं बताई गई है कि आप कंपैशनेट होगे एनिमल के प्रति, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, ड्यूटी की तरह आप लोगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। बट फंडामेंटल राइट्स की जितनी है वो सब इंसान के बारे में बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज की गारंटी देती है। द कोर्ट डज नॉट थिंक आर्टिकल 14 कैन बी इन्वोक्ड बाय एन एनिमल एज ए पर्सन। 14 जो इक्वालिटी की अधिकार देती है, द इक्वल राइट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, किसी को कम ज्यादा अपॉर्चुनिटी या जीने का अधिकार के बारे में नहीं देती है। वहां दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एनिमल्स, ठीक है। तो ये भी कोर्ट ने हाईलाइट करने की कोशिश की 2023 के इस मैटर से। क्या है ये? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। तो वहां पे भी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। द ओनली टूल इज इंटरप्रिटेशन ऑफ 3 अमेंडमेंट ऑन एनविल ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा आर्टिकल 14 को, उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट ही कर सकती है, कोई दूसरे आम जनता तो नहीं कर सकती है। कोर्ट डज नॉट थिंक, कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है, कोर्ट ऐसा नहीं सोचती है कि आर्टिकल 14 कैन बी इन्वोक्ड बाय एनिमल्स एज ए पर्सन, और कोर्ट नहीं मानती है कि ये आर्टिकल 14 जीने का इक्वल अधिकार ह्यूमन के जैसे जानवर या डॉग्स के लिए भी, हमारे कुत्तों के लिए भी हो सकता है। ऐसी कोई प्रोविजन दिखाई नहीं दे रही है, या कुछ आर्टिकल के अंदर ऐसा कोई लूप होल या ऐसी कोई प्रोविजन दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। फिर कोर्ट डिसाइड्स टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ 3 स्टैट्यूट्स, ठीक है, लॉज और पॉलिसीज और रूल्स, बेसिकली to test the legality of 3 statutes against Constitution and provisions of Article 48, 51A, G and H, जहां पे हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जनरली सिटीजन्स को क्या क्या करना चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है, उनके ऊपर क्या ड्यूटीज की तरह इम्पोज किया जा सकता है। तो राइट्स में ड्यूटीज में फर्क है। राइट्स जो है वो कंपलसरी है, ड्यूटीज जो है वो ओब्लिगेटरी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से जहां पे आप कंपैशनेट होगे एनिमल के प्रति, वाइल्ड लाइफ को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, एनवायरमेंट को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं, ठीक है।
देयर इज perpetual infringement of Article 21 fundamental rights. Under Article 21, state is not able to protect the fundamental rights under Article 21. तो आपकी जो जीने की अधिकार है, आपकी जो स्वाधीनता का अधिकार है, आपकी इस मौलिक अधिकार को स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। ये भी 2023 के इस जजमेंट से पता चला। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जहां पे बैठी हुई थी। नंबर ऑफ म्युनिसिपल एंड पुलिस लॉज इन द कंट्री काफी सारे हैं। अगर आप देखोगे डॉग कंट्रोल को लेके या डॉग्स को रेगुलेट करने के लेके या उनके बर्थ कंट्रोल्स को रेगुलेट करने के लेके या उनके इस टाइप की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लेके बहुत सारे लॉज, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र का हो, काफी सारे लॉज ऑलरेडी है कि डॉग्स को कैसे कन्फाइनमेंट किया जा सकता है, मतलब उनको कैद किया जा सकता है, उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और कैसे उनका डिस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। ऐसे काफी सारे लॉज, रूल्स काफी सारे ऐसे बेसिकली हैं और ये म्युनिसिपैलिटीज के अंडर हो सकते हैं या पुलिस के अंडर भी हो सकते हैं। इसको भी कोर्ट ने हाईलाइट करने की कोशिश की। दीज आर आउट ऑफ ऑल दी जो 2023 का जो ये हेल्ड किया गया था AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें यह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट अर्ज डॉग लवर्स, अब ये जो जजमेंट अभी हम देख रहे हैं, अब ये जो 11 अगस्त का हम जजमेंट देख रहे हैं और इसमें थोड़ा सा जो भी अमेंडमेंट होने के बाद 22 अगस्त को इसमें जो चेंजेस थोड़ा बहुत हुए कि जहां से आप पकड़ के लेके आ रहे हो वहीं से आप वहीं पे आपको छोड़ना है, उसको स्टेरिलाइज करने के बाद, डीवॉर्म करने के बाद, उसे इम्यूनाइज करने के बाद, तो ये चेंजेस उसमें आए। अगर वो अगर वो एग्रेसिव फिर भी है तो उसको रिटेन किया जाएगा डॉग शेल्टर्स में, डॉग पाउंड्स उस एरिया में, और नहीं तो उसको वहां पे छोड़ा जा सकता है, या अगर उसको कोई बीमारी है तो भी उसे रिटेन किया जा सकता है। तो बेसिकली एग्रेसिव बिहेवियर का जो है, या कोई बीमार कुत्ता है या रेबीज वाले कुत्ते हैं, उनको वहां पे छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि वो एग्रेसिव है या नहीं है? निकलने के टाइम वो शांत था और वहां पे जाने के बाद 4 दिन के बाद किसी को उसने काट लिया, तो ये भी एक ग्रे एरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी जजमेंट के अंदर में अब इसी के कॉन्सिक्वेंस में हम देख रहे हैं कि इन फॉरेन ट्रूप, विदेशों में भी ये देखा गया है कि अगर कुत्तों का ओनर नहीं है या कोई आवारा कुत्तों को अडॉप्ट नहीं करना चाहता है तो वैसे केसेस में भी उनका डिस्ट्रक्शन किया जाता है या किया जा सकता है। तो डॉग कंट्रोल के, आवारा कुत्तों के कंट्रोल के लिए फॉरेन कंट्रीज में ऐसे प्रावधान भी है। अगर ओनर ही नहीं है और उसे कोई अडॉप्ट भी नहीं करना चाहता है तो ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? अगर पब्लिक न्यूइसेंस क्रिएट हो रहा है और उनके डॉग बाइट्स के वजह से लोग हैम्पर हो रहे हैं, लोगों का डेथ हो रहा है, इंजरी हो रहा है, उनको बीमारी फैल रहा है, तो ऐसे प्रावधान यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते हैं? या तो फिर कोई लोग वॉलंटियरली आए और डॉग को अडॉप्ट कर लें, या जो डॉग शेल्टर होम्स हैं या डॉग शेल्टर्स हैं, पाउंड्स है, वो वहां पे लेके उनको स्टेबलाइज कराए, वहां उनका ध्यान रखिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट के थ्रू से अपील कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है। ठीक है, क्या? सुप्रीम कोर्ट अर्ज द डॉग लवर्स एंड द स्टेक होल्डर्स, कुत्ते प्रेमी, कुत्ता प्रेमी और ऐसे जो जानवरों से प्रेम करते हैं या ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं, ऐसी चीजों में ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, उनको अपील है सुप्रीम कोर्ट की, क्या? टू कम फॉरवर्ड एंड अडॉन दी, जो ये गाइडलाइंस ये प्लेस कर रहे हैं, जो डायरेक्टिव्स प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, उसमें भागीदारी लेने की कोशिश करे, उसमें हेल्प करने की कोशिश करे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। केयर ले अपकीप ऑफ द स्टेट ऑफ इन डॉग शेल्टर और द पाउंड
वहाँ अपने आप को जोड़े, इस एक्टिविटीज में अपने आप की योगदान दें, हेल्प करें डॉग शेल्टर्स में, डॉग पाउंड्स में, और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, इजी करने की कोशिश करें, फ्लूइड करने की कोशिश करें। ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शन जो है वो इम्पार्ट करता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज रिपोर्टेबल 2025 INSC 977। रिपोर्टेबल का मतलब है कोई एक केस जब पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाता है, किसी एक यूनियन टेरिटरी या स्टेट के लिए तो आपने लिया था, किसी एक मैटर के लिए तो आपने उस केस को लिया था, मगर वो मैटर इतना ज्यादा पब्लिक कंसर्न का है, उसमें सुओ मोटो जैसे कोई जजमेंट लिया जाता है, तो वो दूसरे स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी गाइडलाइन बन सकता है, ऑब्जर्वेशन बन सकता है, डायरेक्टिव बन सकता है, ऑर्डर बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के यहाँ पे डायरेक्शंस आते हैं। क्या है, जितने भी कुत्ते हैं, कौन से एरिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, NDMC, ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, इन सबको डायरेक्टिव्स दिया जा रहा है। और जो जितने लोकल अथॉरिटीज ऑफ गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इन सबको इमीडिएट ऑर्डर्स दिया जाता है कि ये सारे स्ट्रे डॉग्स को पिकअप करें, उठा लिया जाए और उनको स्टेरिलाइज किया जाए, इम्यूनाइज किया जाए और डीवॉर्म किया जाए। स्ट्रिक्ट एक्शन हु प्रिवेंट्स, अगर ऐसे काम करते हुए किसी ने उसमें अवरोध, इसमें किसी ने ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की, काम में बाधा डालने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है। तीसरा, इमीडिएट एक्शन क्या है कि इमीडिएटली क्रिएट डॉग शेल्टर एंड पाउंड्स, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, जैसे शेल्टर होम की तरह डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए क्रिएट किया जाए। इनिशियली कम से कम 15 से 50 हजार तक ऑलमोस्ट लाइक क्रिएट आप कर सकते हो। आई थिंक 15,000 उसमें कोट किया हुआ है। और 8 वीक के अंदर आपको रिपोर्ट करना है कि कितना क्या बन गए हैं, कितना क्या कंस्ट्रक्शन हो गया, कितना क्या प्लेसमेंट उसमें होना चालू हो गया। ये रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद सफिशिएंट पर्सनल इन द डॉग शेल्टर और द पाउंड टू स्टेरिलाइज, इम्यूनाइज, डीवॉर्म, जितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जल्दी से जल्दी इन सारी जगहों में, कौन सा, डॉग शेल्टर्स में, पाउंड्स में हो जाना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा? ऊपर जितनी भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको छोड़ के जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और उसके बाद लोकल अथॉरिटीज ऑफ गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या डायरेक्टिव है? इन डॉग शेल्टर नो क्रिएट, आप तो ले तो जा रहे हो डॉग्स को, आप उठा के लेके जा रहे हो, मगर उनके साथ कोई इनह्यूमन बिहेवियर नहीं कर रहा है, कोई उन्हें क्रिमिनल बिहेवियर उनके साथ में नहीं करना है। जैसे लेके गए थे ठीक ठाक वहाँ पे रखना है, खाना पीना उनको देना है, ठीक है, उनकी हेल्थ की उनकी वहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉज टू डेथ वाली कोई काम वैसे नहीं करना है, ठीक है। और वहां पे इतने भी कुत्ते एक जगह में नहीं ले जाना है जिसके वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाए, उसके रिजल्ट्स खराब होने शुरू हो जाए, ठीक है। तो एडिक्वेट कुत्ते, आवारा कुत्ते एक जगह में लेके जाना है, और जैसे जो ध्यान रखना चाहिए शेल्टर में वैसे उनका ध्यान रखना है, और कोई भी क्रूएल्टी नहीं करना है। फिर उसके बाद डायरेक्टिव्स है कि अच्छा, इसको छोड़ के उस एरिया में CCTV भी लगाना है, ताकि वहां पे कोई ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं कि अपने डॉग छोड़ा, नाम के लिए लेके गए और फिर वहां से डॉग निकाला जा रहा है और फिर जाके आपने पब्लिक प्लेसेस में आप छोड़ते जा रहे हो, क्रूएल्टी वाले एनिमल्स, मतलब डॉग्स वहां से निकलते जा रहे हैं और कोई और कुछ और ही हो रहा है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए हमेशा 2 आदमी वहां पे रहना ही है किसी कंडीशन में, और ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए वहां पे CCTV लगा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद की रिकॉर्ड ऑफ द
स्ट्रे डॉग्स कैप्चर, जितने आप कुत्ते पकड़ के लेके जा रहे हो, कितना क्या स्टेरिलाइज कर रहे हो, इम्यूनाइज कर रहे हो, उसका भी रिकॉर्ड कीपिंग आपको रखना ही पड़ेगा। जहां जहां पे ये डॉग शेल्टर्स हैं और जहां जहां पे ये पाउंड्स बनाए जा रहे हैं, उसको छोड़ के एक हेल्पलाइन डॉग्स के लिए क्रिएट किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे कुत्ते काट रहे हैं, कौन पे कुत्ते काटने के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, 24 घंटे के अंदर कहीं पे कुछ क्या इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, और बेसिकली 4 घंटे के अंदर उस डॉग को फाइंड आउट करके उसे पकड़ना है और उसे इम्यूनाइजेशन के लिए और उसे स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजना है और उसको ऑब्जर्व भी करना है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी ऑफ 4 आवर्स इसमें सेट कर दी गई है। और उसके बाद चलते हैं ऑथोरिटी टू इन्फॉर्म द मेडिकल ऑथोरिटी। जहां पे ऐसे डॉग बाइट्स के केसेस हो रहे हैं, जहां पे कुत्ते आवारा कुत्ते काटने के केसेस हो रहे हैं, हो सकता है रेबीज हो, बिना रेबीज वाला भी हो सकता है, या कोई दूसरा बीमारी वाला भी हो सकता है। इमीडिएटली जो विक्टिम है जिसको कुत्ते ने काटा है उसको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाना है और उसको इन्फॉर्म करना है कहाँ कहाँ पे ये फैसिलिटीज हैं। मेडिकल अथॉरिटी के बारे में उसको बताना है कहाँ पे ये सुविधा मिल सकती है कि वो अपना उपचार कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बेसिकली ये जो रेबीज के जो इंजेक्शंस हैं इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। डुप्लीकेट रेबीज मेडिसिन भी मार्केट में घूम रहे हैं, तो एक्चुअली इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, इनकी स्टॉक कितनी है, कैसे उनकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी बन जाएगी, इसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देना है और कंप्लायंस पूरा करना है। ये बहुत शॉर्ट में हमने जानने की कोशिश की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत का, हमारे देश का, उनके हिसाब से 11 अगस्त 2025 में जो ये जजमेंट आया हुआ था, जो कि ना कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। और क्या ये गाइडलाइंस है, क्या ये डायरेक्टिव्स हैं, क्या ये ऑर्डर्स हैं, इस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को क्या एक्शन लेना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये हमने जानने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसे केसेस होते रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, डॉग्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं जो कुत्तों को खिलाते रहते हैं, कुत्तों को वहाँ पे फीड करते हैं। नए इसमें जो अमेंडमेंट जो हुआ 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ ऑब्जेक्शन लेने के बाद लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लिया, कुछ एक्टिविस्ट ने ऑब्जेक्शन लिया, कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने उसमें क्या चेंजेस की गई कि जहाँ से आप लेके जा रहे हो वहीं पे क्योर करके आपको वापस छोड़ देना है, स्टेरिलाइज करके, इम्यूनाइज करके, डिवॉर्म करके वहीं पे छोड़ देना है। और अगर वो एग्रेसिव बिहेवियर का है, वायलेंट बिहेवियर का है, उसको वापस फिर शेल्टर होम ही रिटेन करना है, ना कि पब्लिक में छोड़ना है। उसको छोड़ के कुत्तों की फीडिंग के लिए वार्ड्स में, अलग अलग लोकल अथॉरिटीज में वहाँ पे ऐसी जगह पॉइंट्स बनाई जाएगी जहाँ पे उनको फीड किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कुत्तों को कहीं पे भी, आवारा कुत्तों को आप कहीं पे भी फीड कर रहे हो, ना सोसाइटी के अंदर ना सोसाइटी के बाहर, किसी भी पब्लिक प्लेस में। तो ऐसी जो गाइडलाइंस है इसके हिसाब से ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, लोकल अथॉरिटीज में, लोकल एरियाज में काफ़ी कुछ चेंजेस, हाउसिंग सोसाइटीज में काफ़ी कुछ चेंजेस होने के आसार दिख रहे हैं। और ऐसे ही रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, बायलॉज के बारे में जानने के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हो, वो जानने के लिए भी आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।